हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके गुलमोहर बुक के अगले चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल है द प्ले। ये एक्चुअली में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए ड्रामा अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का एक सिंगल सीन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑथर के बारे में। इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ये इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट राइटर में से एक थे और इन्हें दुनिया के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये ज्यादातर ट्रेजेडीज यानी जिसकी एंडिंग दुखद होती थी, कॉमेडीज और हिस्ट्रिक प्लेज लिखते थे। इनके वर्क को बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है। हैमलेट, मैकबेथ और द मर्चेंट ऑफ वेनिस इनके बहुत ही पॉपुलर प्लेज हैं। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इनकी कॉमेडी में से एक है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें दो तरह का ग्रुप था। पहला आर्टिसंस का ग्रुप जो उस प्ले को परफॉर्म करने वाले थे और इसके मेंबर्स थे बॉटम, स्नाउट, फ्लूट, क्विंस, स्टारवेलिंग और स्नग। और दूसरा ग्रुप था फेरीज का जिसकी क्वीन थी टाइटेनिया और किंग था ओबेरॉन। पक किंग का असिस्टेंट था जो राजा के सारे काम करता था और उसके पास मैजिकल पावर्स भी थे। और टाइटेनिया के 4 सर्वेंट भी थे जिनका नाम है पीस ब्लॉसम, मोथ, कॉपवेब और मस्टर्ड सीड। सबसे पहले देख लेते हैं इस पूरे प्ले का ओवरव्यू। यहाँ एक रॉयल वेडिंग होने वाली थी यानी शाही शादी, जिसमें साधारण लोगों के एक ग्रुप ने सेलिब्रेशन के तौर पर एक नाटक करने का सोचा। इन साधारण लोगों में से थे कुछ आर्टिसंस जैसे एक वीवर यानी बुनकर, कारपेंटर यानी बढ़ई और एक टेलर यानी दर्जी। और ऐसे ही कुछ आर्टिसंस इस ग्रुप में मौजूद थे। ये आर्टिसंस ना तो एजुकेटेड थे और ना ही इन्हें एक्टिंग में किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस था। ये सीन हमें यही दिखाता है कि वे अपना रिहर्सल कैसे शुरू करते हैं और उनके इनोसेंट एफर्ट को भी फनी वे में दिखाया जाता है। ये रिहर्सल जंगल के बीच में हो रहा था जहाँ पहले से कुछ और ही दृश्य चल रहा था। वहाँ फेरीज की एक कम्युनिटी थी जिसमें किंग ओबेरॉन, क्वीन टाइटेनिया और पक जो राजा का हैंडीमैन था, ये तीनों भी शामिल थे। पक के पास मैजिकल पावर्स थे और एक शरारती दिमाग भी। टाइटेनिया और ओबेरॉन के बीच में थोड़ी देर पहले बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी। ओबेरॉन ने रानी को सबक सिखाने की सोची। ओबेरॉन ने पक से कहा कि जब रानी सो रही हो तो उसके आईलिड्स पे मैजिकल फ्लावर्स का जूस डाल दे। उस जूस के कारण रानी उठने के बाद जिसे सबसे पहले देखेगी वो उस इंसान से बहुत प्रेम करने लगेगी। टाइटेनिया वहीं सो रही थी जहाँ सारे आर्टिसंस रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी टाइटेनिया को नहीं देखा था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्टिसंस कैसे एक्टिंग और स्टेज अरेंजमेंट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। तभी पक कुछ शरारत करता है और क्वीन टाइटेनिया उठ जाती है। तो ये था ओवरव्यू। आइए अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। जब टाइटेनिया सो रही थी तो बॉटम, क्वींस, फ्लूट, स्नग, स्नाउट और स्टारवेलिंग एंटर करते हैं। बॉटम पूछता है, क्या हम सब आ चुके हैं? तो क्वींस रिप्लाई देता है, हाँ हम सब आ चुके हैं और ये हमारे रिहर्सल के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। ये क्लियर एरिया हमारा स्टेज बनेगा और वो हॉथॉर्न बुशेस हमारा ड्रेसिंग रूम होगा या रिटायरिंग रूम। हॉथॉर्न बुशेस एक तरह का श्रब है। आगे क्वींस कहता है, तो चलो हम सब इस नाटक को वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे हमें किंग ड्यूक के सामने करना है। आगे फिर बॉटम कहता है, पीटर क्वींस, और फिर कुछ कहता कहता रुक जाता है। तो क्वींस कहता है, क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। बॉटम आगे कंटिन्यू करता है, पिरामस और दिस्बी के इस कॉमेडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पिरामस को अपना ही तलवार निकालकर खुद को मारना है। ये सीन ऑडियंस में बैठी लेडीज कभी भी सह नहीं पाएगी। उनके लिए ये देखना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इस बारे में हमें क्या करना चाहिए?
तो स्नाउट कहता है, ओह गॉड, ये तो सचमुच में बहुत रियल प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो स्टारवेलिंग कहता है, इस ड्रामा में जितने भी किलिंग सीन हैं हमें उन सबको हटा देना चाहिए, क्या ख्याल है इस बारे में? तो बॉटम कहता है, नहीं, ये आइडिया ठीक नहीं है, इससे बेटर प्लान है मेरे पास। मैं एक प्रोलॉग लिखता हूँ जिसे हम प्ले स्टार्ट होने से पहले ऑडियंस के सामने रीड करेंगे। प्रोलॉग का मतलब हुआ एक तरह का इंट्रोडक्शन। आगे फिर बॉटम कहता है कि हमने तलवार से किसी को भी हर्ट नहीं किया है और ना ही पिरामस सचमुच में मरा है। इसे और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए हम लोग उनसे ये भी कह देंगे कि मैं यानी बॉटम पिरामस का रोल प्ले कर रहा है और मैं सचमुच में मरा नहीं हूँ। मैं बॉटम हूँ जो रियली में एक बुनकर है। और ये प्रोलॉग सुनने के बाद वो डरेंगे नहीं। ये आइडिया क्विंस को बिल्कुल सही लगता है, तो वो कहता है, ठीक है, तो हम लोग सब मिलकर एक प्रोलॉग लिखते हैं। वो कम से कम 8 और 6 सिलेब का होना चाहिए। तो बॉटम कहता है, नहीं नहीं, 6 और 8 सिलेब का नहीं रखते, हम इसे 8 और 8 सिलेब का कर देंगे। 8 और 6 सिलेब कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह का वर्ड्स अरेंजमेंट है। फिर आगे स्नाउट पूछता है, क्या लेडीज लायन से नहीं डरेंगी? स्टारवेलिंग कहता है, हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। तो बॉटम कहता है, ओह गॉड, लेडीज के बीच में लिविंग लायन, इससे ज्यादा डरावना कुछ हो ही नहीं सकता है। जितने भी वाइल्ड बीस्ट हैं उनमें तो सबसे ज्यादा डरावना, सबसे ज्यादा स्केरी लायन ही होता है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए। तो स्नाउट कहता है, तब तो हमें एक और प्रोलॉग की जरूरत होगी जिसमें हमें ये बताना होगा कि वो सचमुच का लायन नहीं है। तो बॉटम कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम वहाँ पे सीधे एक्टर का नाम अनाउंस कर देंगे और उसके लायन के कॉस्ट्यूम से उसका फेस भी दिखा देंगे और वो अपने बारे में खुद ही बता देगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक्टर को भी वो लाइंस वैसे ही बोलनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा ही जिसका सेम इफेक्ट हो, यानी सेम प्रभाव हो। बॉटम गलती से यहाँ पे इफेक्ट के जगह पे डिफेक्ट वर्ड का यूज़ कर देता है। तो बॉटम अपनी लाइंस सुनाता है, लेडीज और लवली लेडीज, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूँगा या मैं आप सबसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा या मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ और ना ही आप लोगों के मन में किसी तरह की कोई डर की भावना पैदा करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के जीवन की उतनी ही परवाह करता हूँ जितनी कि मैं खुद की करता हूँ। अगर आप सबको ऐसा लगता है कि मैं एक रियल लायन हूँ तो मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं रियल लायन नहीं हूँ, मैं आप सबों की तरह ही एक इंसान हूँ। और इस तरह से वो अपना इंट्रोडक्शन देगा और अपना रियल नेम बता के वो बता देगा कि वो स्नग यानी कारपेंटर है। ये सब सुनकर क्विंस कहता है, ऑल राइट, तो हम सब ऐसा ही करेंगे, लेकिन अभी भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग वास्तव में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हम लोग मून लाइट को रूम में कैसे लाएंगे, क्योंकि हम सब तो जानते ही हैं कि पिरामस और दिस्बी दोनों ही चांदनी रात में मिलते हैं। इस पर स्नाउट पूछता है, क्या जिस रात हम लोग अपने प्ले को परफॉर्म करेंगे उस दिन चांदनी रात होगी? तो बॉटम कहता है, हमें एक कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी। एल्मेनक में देखो, क्या उस दिन आसमान में चांद दिखाई देगा? एल्मेनक एक तरह की बुक है जो हर साल पब्लिश की जाती है। उसमें प्लैनेट्स के मूवमेंट, मून के फेजेस के बारे में दिया हुआ रहता है। क्विंस एक बुक निकालता है और उसमें कुछ देखता हुआ फिर कहता है, हाँ, उस दिन आसमान में चांद होगा। तो बॉटम कहता है, ठीक है, तब उस दिन हम लोग सारी खिड़कियों को खुला छोड़ देंगे, चांद की रोशनी कमरे तक खिड़कियों से आ जाएगी। क्विंस एक और आइडिया देता है और कहता है, या नहीं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कोई स्टिक का बंडल या लालटेन को हाथों में पकड़ के जाएगा और हम बस बता देंगे कि वो इंसान मून साइन का रोल प्ले कर रहा है। पुराने ज़माने में जब बिजली नहीं होती थी तो उस वक्त लोग लालटेन का यूज़ करते थे। आप लोगों में से बहुत कोई ने देखा भी होगा
क्विंस आगे फिर कहता है कि यहाँ एक और प्रॉब्लम है। जहाँ हम सब अपना ड्रामा प्ले करेंगे वहाँ पे हमें एक बड़ा सा वॉल भी चाहिए, क्योंकि कहानी के हिसाब से पिरामस और थिस्बी दीवार के एक होल के जरिए बात करते थे। तो बॉटम कहता है तब तो किसी को वॉल भी बनना पड़ेगा। हम सब उसके ऊपर प्लास्टर या क्ले या फिर लाइमस्टोन का एक लेयर चढ़ा देंगे, जिससे ऑडियंस को ये लगे कि वो एक दीवार है, और वो अपने मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को वी शेप में रखेगा, जिसके जरिए थिस्बी और पिरामस बातें करेंगे। फिर क्विंस कहता है अगर ऐसा है तब तो बिल्कुल सही होगा। अब सारे लोग बैठ जाते हैं और एक एक करके अपना रिहर्सल शुरू कर देते हैं। पिरामस, सबसे पहले तुम स्टार्ट करो। जब तुम्हारा एक्ट खत्म हो जाए तो तुम झाड़ियों में चले जाना, और याद रहे जिसकी जिसकी बारी खत्म होते जाएगी वो उन्हीं झाड़ियों के पीछे छुपता जाएगा। इतने में ही पक पीछे से एंटर करता है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाता है। फिर पक खुद से ही कहता है ये कौन अनपढ़ जाहिल लोग हैं जो सोती हुई फेरी क्वीन के इतने नजदीक जाके शोरगुल कर रहे हैं। क्विंस पिरामस और थिस्बी से कुछ कहता है। क्विंस कहता है बोलो पिरामस बोलो, थिस्बी तुम आगे आओ। तो बॉटम, जो पिरामस का रोल प्ले कर रहा था, वो कहता है थिस्बी फ्लावर्स विथ स्वीट ओडियस स्मेल। उसे यहाँ पे ओडियस नहीं ऑडर्स बोलना था। ऑडियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट। तो उसकी एक गलती की वजह से पूरी लाइन की मीनिंग ही चेंज हो गई। तो उसने जो लाइन कहा उसका मतलब क्या निकल रहा था कि तुम ऐसी फ्लावर हो जिसका बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल है। क्विंस उसे बताता है कि उसने एक वर्ड गलत बोला, तो उसे कहता है ऑर्डर्स ऑर्डर्स। तो बॉटम अपनी गलती सुधारता हुआ अपनी लाइन कहता है माय डियरेस्ट थिस्बी, ये स्मेल और ऑर्डर्स तुम्हारे ब्रेथ की तरह ही प्लीजेंट है। इतने में ही बॉटम को कुछ नॉइज की आवाज आती है। वो बस ये बोल के निकल जाता है कि थोड़ी देर वेट करो, मैं तुरंत वापस आता हूँ। फिर बॉटम वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर पक फिर खुद से ही कहता है मैंने इससे ज्यादा स्ट्रेंज पिरामस आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। इसके बाद पक भी वहाँ से चला जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।